आज ये परिस्थिति पैदा हो गई कि अगर सीवीसी इस्तीफा नहीं देता और अपने पद से नहीं हटता तो पूरी दुनिया के सामने हमारे देश का मजाक बढ़ेगा, समाज का मजाक बढ़ेगा कि यहां का सबसे बड़ा अधिकारी जो इस सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बनाया, उसके खिलाफ स्वयं भ्रष्टाचार का मुकदमा चल रहा है। और ये एक प्रकार से व्यंग है, जिसको हम कहते हैं कि गले में सांप लटका है, समझ नहीं आ रहा उसके साथ करे क्या। The present CVC today hangs around the Prime Minister's neck like an albatross. मैंने इसका जिक्र इसलिए किया कि अगर 47 से आज तक देख लो तो प्रधानमंत्री जी, जिनके बारे में कम से कम राजनीतिक अनुभव नहीं है ये लोग कहते थे, लेकिन दो चीज कहते थे कि एक तो अर्थशास्त्री हैं और शायद निजी तौर पे ईमानदार आदमी है। उनकी प्रशंसक उनकी दो बातें कहते थे, राजनीतिक नेता नहीं है लेकिन ये दो उनकी खूबियां हैं। अब अर्थशास्त्री कितने निकले वो तो अर्थव्यवस्था और कीमतों ने बतला ही दिया। बहुत विचित्र प्रकार के ईमानदार आदमी हैं कि 47 से लेकर आज तक इस देश की सबसे भ्रष्ट सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। He leads the most corrupt government in India since 1947. ये परिस्थिति आज सरकार की है। आपने हर संस्था को परवर्ट कर दिया, आपने सीबीआई को एकदम ऐसे भ्रष्टाचार के ऊपर पर्दा डालने में लगा दिया, सीवीसी सबसे भ्रष्ट बना दिया। और आप एक के बाद एक कांड देखिए क्या है। और पिछले सप्ताह 31 तारीख को इनकम टैक्स अपील ट्राइब्यूनल ने एक फैसला दे दिया जिससे बोफोर्स केस की जानकारी बाहर आई। ये क्या मामला था? और हम में से कई विशेष रूप से जो नौजवान हैं वो तो बहुत छोटे होंगे जब ये आरंभ हुआ। क्या कारण है कि 24 साल पहले दिया हुआ एक ठेका कॉन्ट्रैक्ट आज भी कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं का पीछा नहीं छोड़ रहा? और कारण बड़ा स्पष्ट है कि देश के अंदर एकमात्र भ्रष्टाचार का यह मुकाबला है जो प्रधानमंत्री के घर के दरवाजे तक जाता है। 1986 में आरंभ हुआ, सन 82-83 में भारत को तोपें खरीदनी थी युद्ध के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। अब तथ्य देखिए, और इस तथ्यों को जानने के लिए कोई कानूनी विशेषज्ञ होना, उसकी जानकारी की आवश्यकता नहीं है। बोफोर्स केस में भ्रष्टाचार कांग्रेस के प्रधानमंत्री के गृह तक जाता है, यह समझने के लिए एक सामान्य आदमी होना की आवश्यकता है, कोई बहुत विद्वान होने की आवश्यकता नहीं है। यह कोई रॉकेट बनाने की साइंस नहीं है जो इसके तथ्य हैं। भारत को तोपें खरीदनी थी, स्वाभाविक है सेना तय करेगी कौन सी तोप खरीदनी है। सेना ने आकलन लगाए, एक नहीं 5 बार आकलन किए, फील्ड ट्रायल्स, और 5 बार फ्रांस की एक बंदूक थी जिसका नाम था सॉफ्मा, 5 बार प्रथम नंबर पे वो आती थी। सन 1985 में राजीव गांधी जी स्वीडन गए, वहां के उस वक्त प्रधानमंत्री थे, बाद में उनकी भी हत्या हुई, ऑल्फ पाम। उनका भी आग्रह था कि हमारे देश की आप बंदूक खरीदिए। अचानक 1985 में जब 5 बार यह तय हो गया कि पहली वाली खरीदनी है, तो एक समझौता हुआ वहां की कंपनी का, जो बोफोर्स की कंपनी थी, एक मिडलमैन बचौलिए से। उस कंपनी का नाम था एई सर्विसेज। वो एई सर्विसेज उसको कहता है कि 31 मार्च 86 से पहले आपको ये ऑर्डर दिलवाऊंगा तो मुझे इतनी कमीशन मिलेगी। ऐसे बिचौलिए खूब घूमते हैं।
केवल वो दिलवाने का दावा नहीं करता था, वो ये भी कहता था कि फला तारीख से पहले दिलवा दूंगा। ये कौन था बिचौलिया? जैसे ही छठा ट्रायल किया तो सेना ने कह दिया वो फ्रांस वाली छोड़ दो, अब स्वीडन वाली खरीद दो बोफोर्स। पहला कदम ये उठाया। उसके बाद 2-3 महीने का समय था, 31 मार्च तक रोज फाइल आगे चलती थी। एक दिन तो ऐसा था कि 17 दफ्तरों से, 17 मेजों से फाइल एक दिन में गई। 17 अथॉरिटीज क्लियर द फाइल ऑन वन डे। और करते करते 24 मार्च को बोफोर्स को ऑर्डर दे दिया। मैं कई बार मजाक में तब कहता था कि 24 को देने की बजाय अगर 2 अप्रैल को दिया होता तो उसको कमीशन ना मिलता, क्योंकि 31 मार्च के बाद था, लेकिन उसकी रक्षा करनी थी, इसलिए 24 मार्च को दे दिया। किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। एक साल बाद अप्रैल 1987 में स्वीडन के रेडियो पे खबर आई कि भारत ने जो बंदूकें खरीदी है वहां के राजनीतिक नेताओं को पैसा मिला है। हंगामा मच गया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राजीव गांधी जी थे कि मुझे या मेरे परिवार के किसी सदस्य को नहीं मिला। उस पे वीपी सिंह ने इस्तीफा दे दिया सरकार से। जेपीसी गठन हुई। याद होगा कि सन 84 के चुनाव में कांग्रेस अधिक सीटें जीती थी, विपक्ष की सीटें नहीं थी। जेपीसी में सिर्फ सरकार के समर्थक थे। उसने एक फर्जी रिपोर्ट दे दी कि ये जो बिचौलियों को पैसा मिला है ये रिश्वत नहीं है, ये कमीशन नहीं है, किकबैक नहीं है, ये तो वाइंडिंग अप चार्जेस हैं कि बिचौलिए समाप्त करने का सरकार का निर्णय था, इसलिए बिचौलिए समाप्त करने के लिए इनको पैसा मिला है। अब सरकार ने, सीबीआई ने कोई एफआईआर नहीं लिखी, कोई आगे इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। इस देश में केवल 2 बार उसके बाद गैर कांग्रेसी सरकारें आई। 11 महीने के लिए वीपी सिंह की आई और 5-6 साल के लिए अटल जी की सरकार आई। वीपी सिंह की सरकार आते ही पहला काम उसने किया कि एफआईआर लिख दी। स्विट्जरलैंड में जाकर जो खातों की जानकारी थी, जहां पैसा गया था, उन अकाउंट्स को फ्रीज करवा दिया, पैसा वहां रुकवा दिया और उनको कहा कि ये अकाउंट्स किसके लाभ, कौन है इसके पीछे, ये हमें जानकारियां दो। उसके बाद या कांग्रेस की सरकार रही या कांग्रेस समर्थित सरकारें रही। पहला काम उन्होंने किया कि माधव सिंह सोलंकी थे विदेश मंत्री, उसने जाके स्विट्जरलैंड को चिट्ठी लिखी और कहा, चिट्ठी दी कि भाई हमें कोई कागज नहीं चाहिए आपसे, कोई जानकारी नहीं चाहिए। लेकिन वो जो पहले पत्र गया हुआ था वीपी सिंह के समय, उसके जवाब में उन्होंने जवाब दिया कि भाई हमने जानकारी ले ली है, ये 3 लोग हैं जिनको ये पैसा मिला है। उसमें से एक नाम था कोतरुची का। अब कोतरुची कौन थे? सन 60 के दशक में इटली से भारत में आए थे। यहां एक कंपनी थी स्नैप प्रोजेक्टी, उसके प्रतिनिधि बने, बड़े बड़े ऑर्डर्स उनको मिलते थे। जैसे ही उसका नाम आया, और गांधी परिवार के बहुत नजदीकी मित्र थे, सीबीआई को जो एसपीजी वालों ने बयान दिया है कि दिन में 4,000 बार घर आते थे। एक केस में अरुण नेहरू जी से पूछताछ हुई तो उन्होंने कहा कि रैक्स के ऊपर फोन करता था मुझे कि ये करना, ये नहीं करना। जैसे ही पता चला कि ये व्यक्ति है तो कोई भी ईमानदार सरकार क्या करती, सबसे पहले उसका पासपोर्ट जब्त कर लेती कि भागेगा। लोगों ने प्रधानमंत्री को लिखा, नरसिम्हा राव को, कि इसका पासपोर्ट जब्त करो, ये भाग जाएगा। इन्होंने पासपोर्ट जब्त करना तो छोड़िए, 3 दिन के अंदर उसको हिंदुस्तान से भगवा दिया। यहां से भाग के मलेशिया चले गए। वो जो वीपी सिंह के जमाने में चिट्ठी गई थी, उन्होंने आके सारे दस्तावेज दे दिए और पूरे कागज दे दिए कि इतना पैसा रिश्वत का मिला और ये पैसा इन खातों में जमा है। वो खाते आज भी फ्रोजन है, बंद किए हुए हमने खाते। पहली
बार इस देश के इतिहास में स्विस अकाउंट्स की जानकारी भी आ गई। पर चार्जशीट नहीं, क्योंकि यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट को भी कांग्रेस का समर्थन था। वाजपेयी जी की सरकार आई, पूरी दुनिया जहां से कागज इकट्ठे करके इस सब के साथ केस कोर्ट में डाल दिया, चार्जशीट डाल दी गई, कानूनी प्रक्रिया आरंभ हुई, कोर्ट ने चार्ज फ्रेम कर दिया। सरकार के अंतिम दिनों में कोर्ट ने फैसला दिया, नहीं ये चार्ज गलत है। गलत फैसला था वो, पहले भी 4 बार गलत फैसले आए थे, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिए। मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, पहला निर्णय मनमोहन सिंह जी की सरकार का था, वो जो गलत फैसला हाईकोर्ट का आया है जिसमें सीबीआई कह रही है मैं अपील फाइल करना चाहती हूं, हम अनुमति नहीं दे रहे, सीबीआई अपील नहीं फाइल करेगी, इस केस को बंद कर दो। अब कॉकरोची को ढूंढते ढूंढते सीबीआई एक्सट्रेडिशन लेती मलेशिया पहुंच गई। मलेशिया में कानूनी कार्रवाई कर रहे थे, सोमवार को केस की सुनवाई होनी थी, वो शनिवार को मलेशिया से कहीं और भाग गया। रेड अलर्ट नोटिस चल रहा था, अंत में उसको अर्जेंटीना में पकड़ लिया गया 2007 में। हमारे एम्बेसडर थे अर्जेंटीना में, रथ, उन्होंने अर्जेंटीना की सरकार को कहा कि इसको पकड़ के बाहर भेजो। यहां से विदेश मंत्रालय हमारे एम्बेसडर को लिखता है कि देखिए उनको भारत वापस लाने में खर्चा बहुत ज्यादा होगा, इसलिए ये एक्सट्रेडिशन को आगे मत बढ़ाओ, उसको जाने दो। वो अर्जेंटीना से निकलकर अपने देश वापस इटली चला जाता है। पता कहानी लगभग मुझे लगता है वो सिनेमा देखते थे हम, कौन सा, जिसमें वो डॉन एक जगह से दूसरी जगह भागता था और फिर कहता था पकड़ना नामुमकिन है, और कांग्रेस सरकार उसकी मदद कर रही थी। हिंदुस्तान से मलेशिया, मलेशिया से अर्जेंटीना, अर्जेंटीना से इटली, और इतना बेशर्म नेतृत्व कि इसके उत्तर में कहता है आपने साबित कैसे नहीं किया। लेकिन एक चीज भूल गए, वो जो पैसा था उसका, वो तो अभी उन खातों में था, खाते बंद हो गए थे। तो मनमोहन सिंह जी ने आखिरी कार्यक्रम भी कर दिया, अपने एक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को लंदन भेजा, पैसे वहां थे, और उनको कहा देखिए हमारे पास कोई केस नहीं है, इसको अब जाने दीजिए। तो उसके पैसे भी उसको वापस दिलवा दिए। हर भारतीय का सर शर्म से झुक जाए, लेकिन मैं हमेशा ये मानता हूं कि जो सच्चाई है उसमें एक ताकत होती है, वो कभी ना कभी उभर कर बाहर आती है। जितना उसको छिपाओगे, दबाओगे, कहीं ना कहीं से चीरती हुई बाहर निकल आएगी। और सरकार, सच्चाई में एक ताकत होती है, वो लगी रहती है कि कभी ना कभी कोई रास्ता ढूंढ कर मैं बाहर आ जाऊं। इन्होंने तो सारे रास्ते बंद कर दिए, उसको, आदमी को भगा दिया, कोर्ट से केस बंद करवा दिया, पैसा उसको वापस दिलवा दिया, और फिर कहा जी देखिए बरी हो गए, कोई साबित नहीं हो पाया। एक और दूसरे बिचौलिए थे, विन चड्ढा, उनकी मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने जब अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न दायर की तो उसमें अपनी आमदनी दिखाई, तो कोई ईमानदार अधिकारी था, उसने कहा ये आमदनी नहीं है, जो स्विस खाते में तुम्हें पैसा मिला वो विदेश में मिला, पर तुम्हारी आमदनी है।